जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन हर ऑप्शन का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। आज हम बात करेंगे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की, एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट कंपनीज तक कई इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड्स इशू करते हैं, लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड्स का क्या मतलब है, रिटर्न्स इसमें कैसे मिलते हैं और क्या ये ऑप्शन आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ थोड़ा फिट बैठता भी है या नहीं। तो इस सेगमेंट में हम समझेंगे बॉन्ड के कंप्लीट बेसिक्स सीधी और सिंपल भाषा में। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी गुरप्रीत राणा। आज के सेशन में हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले यही समझेंगे। बॉन्ड्स कितने टाइप्स के हैं इंडिया में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो समझेंगे। इसके अलावा आप इंडिया में भाई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं, और अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स और उसके रिस्क्स जाने बिना कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में कुछ टिप्स, कुछ ऐसी जरूरी बातें जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे जब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने तरह के बॉन्ड्स और कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड सुना होगा आपने, डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट सुना होगा। सो बॉन्ड्स आर बेसिकली डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। इसे बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा सोच लीजिए कि बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जो आप किसी बैंक को, किसी कंपनी को या सरकार को देते हैं, और बदले में वो बैंक, कंपनी या सरकार आपको क्या देती है, आपको इंटरेस्ट देती है, और कुछ समय बाद आपका पूरा पैसा आपको वापस भी कर देती है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एक तरीके का लोन हो जाता है, एक तरीके का मीडियम है जिसके थ्रू आप लोन देते हैं टू अ सेकेंड पार्टी। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो एक बॉन्ड में एक लेंडर होता है और एक इशुअर होता है। लेंडर यानी कि आप, यानी कि लोन देने वाला इज द लेंडर, और इशुअर जो बॉन्ड इशू करेगा जिसके जरिए आप उस इशुअर तक लोन पहुंचाएंगे, राइट। सो लेंडर जो है वो फंड प्रोवाइड करता है बॉन्ड इशुअर को। बॉन्ड इशुअर कौन होता है? वो इंसान, या वो नॉट एग्जैक्टली इंसान बट एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्रॉमिस करता है कि हाँ आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पूरा पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द बॉन्ड पीरियड, राइट। सो इसमें एक लेंडर हो गया, इसमें एक बॉन्ड इशुअर हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो बॉन्ड इशुअर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। तो कोई भी इस तरीके की एंटिटीज जो हैं वो इंडिया में बॉन्ड्स को रिलीज कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं, और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपका टोटल अमाउंट होता है जो बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है उसे कहा जाता है बॉन्ड प्राइस, राइट। तो अगर कोई बोले कि भाई बॉन्ड प्राइस क्या है, तो यानी कि जो भी उस बॉन्ड में, कोई भी एक बॉन्ड ले लेते हैं XYZ बॉन्ड, उसमें जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है उसे कहा जाएगा बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर समझ रहे हैं तो यील्ड की भी बात हो जाए। यील्ड क्या होता है? यील्ड यानी कि आपके टोटल रिटर्न्स भाई आपको कितना मिल रहा है। हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि कितने % रिटर्न मिल रहे हैं भाई। सो बेसिकली यहाँ पर यील्ड की बात होती है। तो अगर मैं कहीं आगे यील्ड या बॉन्ड प्राइस को डिस्कस करूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये होता है बेसिकली आपका बॉन्ड। अब इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न किया जाता है, जो आपको बैंक या कोई भी कंपनी बॉन्ड पे जो लोन आप दे रहे हैं उनको, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगी, तो उस इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? उस इंटरेस्ट को कहा जाता है कूपन। सिंपल, कूपन कहा जाता है। तो कूपन, यील्ड, बॉन्ड प्राइस, ये तीनों आप याद रखेंगे ताकि आगे हम जब डिस्कस करें तो आपको ध्यान रहे। सो दीज आर बेसिकली बॉन्ड्स, यानी कि आप लोन दे रहे हैं, बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको आपका पूरा पैसा भी कुछ समय बाद वापस मिल जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड को इश्यू क्यों किया जाता है और हम लोग क्यों बॉन्ड्स को जो है खरीदते हैं। सबसे पहली बात तो बॉन्ड को इसलिए इशू किया जाता है ताकि गवर्नमेंट्स या कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकें। मान लो कि कंपनी है, उसके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस में थोड़े से फंड्स की शॉर्ट कमिंग है, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, तो वो बॉन्ड्स के जरिए जो है फंड रेज कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं, राइट। और हम लोग बॉन्ड्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बॉन्ड्स आर कंसिडर टू बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्हें बाकी इन्वेस्टमेंट से कंसिडर करें, स्टॉक मार्केट से कंसिडर करें, म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, तो बॉन्ड्स जो है आपका एक सेफर इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन इंडिया की। इंडिया में कितने तरह के बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं।
हैं। सबसे पहला आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड जरूर सुना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी सुना होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो 1 साल से पहले मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं वो बॉन्ड्स, उनको नॉट एग्जैक्टली बॉन्ड्स, उनको टी बिल्स बोला जाता है या ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है। वो सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है उनको प्रॉपर बॉन्ड्स कहा जाता है, राइट। सो आपने टी बिल्स भी सुना होगा, वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आता है, बॉन्ड्स में ही आता है, बस उनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है, इसलिए उनको टी बिल्स बोला जाता है। 1 साल से ज़्यादा का होगा तो उसे प्रॉपर बॉन्ड कहा जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के बॉन्ड्स आते हैं, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इंडेक्स्ड बॉन्ड्स और जीरो कूपन कोड्स। इनके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी। पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इवन म्युनिसिपैलिटीज भी इनको इशू कर सकती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जनरली ऑब्वियसली जो है ना सेफ कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सरकार है, सरकार पैसे को प्रिंट कर सकती है। अगर फंड्स कम भी हो गए तो भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि प्रिंट तो ऑब्वियसली सरकार नहीं करना है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे बोरोवर्स को जो है गवर्नमेंट पैसा दे ही देती है। तो उस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एक सेफर इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब इसमें आता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। सबसे पहले फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड होता है। आपने मान लो किसी कंपनी को लोन दिया, कंपनी वाले बोलेंगे कि ठीक है हम आपको इसके ऊपर 7% का लोन देंगे हर साल बस, और आपको 10 साल बाद आपका पैसा भी वापस कर देंगे। सो यानी कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, दैट इज 7%। तो इस तरीके के जो बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जिनको जिनको चाहिए कि हाँ हमें पता हो कि हमारी इनकम जो है वो कितनी आने वाली है, जिनको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो इस तरह के बॉन्ड्स उनके लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है। इस तरीके के जो बॉन्ड्स हैं वो बेंचमार्क के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे कि आरबीआई का रेपो रेट। आरबीआई का रेपो रेट जैसे अभी कम किया है आरबीआई ने, ठीक है, तो आरबीआई का रेपो रेट अगर घटेगा बढ़ेगा तो उसी हिसाब से जो है आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, यानी आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर रेपो रेट ऊपर जाता है तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर नीचे जाता है तो आपका इंटरेस्ट भी घटेगा। तो ये फ्लोट करते रहते हैं रेपो रेट के बेसिस पे, तो ऐसे बॉन्ड्स को फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कहा जाता है। उसके बाद आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अपनी कई सारी वीडियोस में इसके बारे में, एसजीबीस के बारे में बता चुकी हूँ। हालांकि मैं ये बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए इसे गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, अभी ये नहीं चल रहे हैं, लेकिन स्टिल इसमें इन्वेस्टमेंट्स होते थे, अभी लंबे टाइम से ये नहीं आ रहे हैं। बेसिकली होते क्या है कि आप इसके जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आ नहीं रहे हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड टू इन्फ्लेशन। जब महंगाई आती है तो उसके हिसाब से इसके इंटरेस्ट रेट बदल जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो है इस तरीके के बॉन्ड्स को डिजाइन किया जाता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड होता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, महंगाई अगर बढ़ती है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं, ताकि जो बोरोवर्स हैं उनको जो है इन्फ्लेशन के साथ साथ भाई फायदा भी हो सके, है ना। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स इस तरीके के होते हैं जिनको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं जीरो कूपन कोड्स। जीरो कूपन कोड्स की बात करें तो इसमें भी कोई एनुअल इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता है इन्वेस्टर्स को। रादर इसमें क्या होता है कि आप इसे डिस्काउंट पे खरीदते हैं और आपको मेच्योरिटी पे इसकी फुल वैल्यू जो है वो मिलती है। कैसे? मान लीजिए कोई 1000 रुपए का बॉन्ड है, लेट्स से आपने आज की डेट में उसे 700 रुपए में महज खरीद लिया, ओनली फॉर 700 रुपीज। अब इस बॉन्ड की मेच्योरिटी जो है वो हो रही है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इस पे एनुअल इंटरेस्ट या कुछ तो मिल नहीं रहा था, तो 10 साल बाद क्या मिलेंगे? 700 रुपए। तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है, 10 साल बाद आपको 700 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगी इसकी फुल वैल्यू जो कि है 1000 रुपीज। तो यानी कि जो इसमें आपको गेन होगा वो इसके डिफरेंस में होगा। जो 1000 रुपए की चीज आपने 700 रुपए में खरीदी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा इस तरीके के कूपन बॉन्ड्स में। सो ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब आगे आ जाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको कंपनीज या कॉर्पोरेट जो है अलग अलग साइजेस के, अलग अलग स्टैंडिंग के जो हैं कंपनीज इसको इशू करते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इंडिया में प्राइमरीली 2 तरह के हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, एक कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरीके के बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप
शेयर्स में जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। मान लो कोई XYZ कंपनी है और उसने कोई बॉन्ड इशू किया, अब आपने उसके बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है, अब आपको लगता है कि यार इस XYZ कंपनी का तो स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दीज आर कन्वर्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नॉन कन्वर्टेबल ऑफकोर्स जो नहीं कन्वर्ट हो सकते, जो रेगुलर आपके बॉन्ड्स हैं। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स इनके साथ एक फायदा ये है कि इसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू बाकी बॉन्ड्स। लेकिन ज्यादा रिटर्न्स यानी कि ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, तो रिस्क इसमें रहता ही है, डिफॉल्ट रिस्क इसमें रहता है। लेकिन हाँ ये होता है कि इसमें रिटर्न्स जो है बाकी बॉन्ड्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये कंपनीज वगैरह जनरली इशू करते हैं फंड्स रेज करने के लिए। उसके बाद आ जाता है PSU बॉन्ड्स। PSU बॉन्ड्स की बात की जाए तो ये बेसिकली PSU है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ऑब्वियसली PSU कंपनीज के थ्रू ही इसको इस तरीके के बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। और हम सबको पता है कि PSU कंपनीज यानी कि जिनमें गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक रहता है, राइट। तो इस तरीके के जो बॉन्ड्स हैं वो PSU बैंक्स इशू कर सकते हैं, पावर सेक्टर की कंपनीज हो गई, रेलवेज हो गए, जो इस तरह के बॉन्ड्स इशू करते हैं उनको PSU बॉन्ड्स कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज्यादा होता है। इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें रिस्क कम होता है, राइट, लेकिन ऑफकोर्स फिर रिटर्न्स का जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है। अगर हम इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड से जैसे कंपेयर करें तो फिर इसमें रिटर्न्स का पोटेंशियल कम हो जाता है, लेकिन हाँ इसमें रिस्क फिर कम रहता है। इन बॉन्ड्स की बात करें तो इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 to 10 ईयर्स का होता है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात की जाए तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी उस इंटरेस्ट पे जो आपने बॉन्ड्स के थ्रू अर्न किया है। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, जो टैक्स से बचना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। इस तरीके के बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनीज इशू कर सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है इशू कर सकती हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन बॉन्ड्स को आप स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। तो ये थे कुछ मेन टाइप्स के बॉन्ड्स जो कि इंडिया में पॉपुलर हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल हमने कई तरह के बॉन्ड्स अभी देखे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने देखे जिसमें फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स देखे, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स देखे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देखा, इंडेक्स बॉन्ड्स देखा और जीरो कूपन कोड देखा। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमने जाने, PSU बॉन्ड्स के बारे में हमने जाना और टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में जाना, और हमें पता चल गया कि बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो ठीक है, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है इस पर आ जाते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स इन इंडिया। तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप बैंक्स के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। यस, बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। रेगुलर फंड्स में क्या होता है, पैसे को पूल किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको स्टॉक्स में लगाया जाता है। बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे को इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर्स से, और वो पैसा कहाँ लगाया जाता है, वो पैसा बॉन्ड्स में लगाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं रादर देन डायरेक्टली परचेसिंग बॉन्ड्स। ये भी एक ऑप्शन आपके लिए आ जाता है। उसके बाद है बॉन्ड ETFs, राइट। म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको कोई प्रोफेशनल मैनेजर हैंडल करेगा, तो इनको आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उनके जरिए भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉन्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की भी मैं कई बार बात कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में कि वो क्या होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बॉन्ड ETFs वही होंगे जिसमें आप बॉन्ड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेडिशनल बॉन्ड से अलग हो जाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड होते हैं। आप इन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो शेयर्स की तरह, तो आप इनको कभी भी निकाल सकते हो। कभी भी आप अप्रिसिएशन होगा इसके प्राइस में तो आप उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं और आप इनको इंडिविजुअल शेयर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ये भी एक तरीका है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। उसके बाद है RBI रिटेल डायरेक्ट। अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए RBI की रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट है। एग्जैक्टली गूगल पे यही टाइप करना है, रिटेल डायरेक्ट। अगर आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, रिटेल डायरेक्ट टाइप करेंगे, एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। उस वेबसाइट में के जरिए जो है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट अभी रिसेंटली 2021 में ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, RBI ने बेसिकली।
तो इस वेबसाइट के जरिए आप प्राइमरी मार्केट से जो है बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रोकर्स के थ्रू। आप डायरेक्टली ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू भी जो है ना बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं दे फैसिलिटेट बॉन्ड ट्रांजैक्शंस बाय कनेक्टिंग बायर्स विद सेलर्स। बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं ब्रोकरेज फर्म्स, उनका एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है बेसिकली, राइट। तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, 1-2 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में आपका जो है वो बॉन्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो ब्रोकर्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तरीके हैं। बाकी आप बैंक में चले जाइए, आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, वहां पर तो आप बॉन्ड खरीद ही सकते हैं, वहां पर तो आप उसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं यानी कि। लेकिन ये भी कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप इंडिया में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स बिना बेनिफिट्स और लिमिटेशंस जाने हमने इन्वेस्ट करना नहीं है। पता होना चाहिए कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है इसमें हमें। बेनिफिट तो ये है इसका सबसे पहला कि हमें स्टेबल इनकम मिल जाती है। हमें पता है कि इतना इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, हमें पता है कि 10 साल बाद हमारा पैसा हमारे पास वापस आने वाला है। तो एक स्टेबल इनकम इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पर बनी रहती है, राइट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको चाहिए कि हाँ कंसिस्टेंट पैसा भी आता रहे इन्वेस्टमेंट से, उनके लिए ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, स्टेबल ऑप्शन होता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन तो आपको मिलता ही है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई करने के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बॉन्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन स्टिल फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इनका बाकी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है तो भाई गिरता रहे, इनका तो बॉन्ड है, इनको तो भाई इंटरेस्ट जो है मिलता रहेगा बोरोवर्स को। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है, रिस्क भी जो है थोड़ा कम रहता है। अल्टीमेटली कमिंग टू अ थर्ड पॉइंट, लो रिस्क, राइट। आपके स्टॉक्स और इक्विटीज से ज्यादा सेफ होता है। अगर मान लो कोई बैंकरप्सी का केस हो गया, मान लीजिए आपने किसी कंपनी से बॉन्ड खरीदा और कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई। अब वो कंपनी जो है लिस्टेड भी थी और उसने बॉन्ड्स भी इशू करे हुए थे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो कंपनी के जो भी बचे कुचे एसेट्स होंगे उसकी प्रायोरिटी पहले बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगी, ना कि इक्विटी होल्डर्स को। तो बॉन्ड होल्डर्स को पहले प्रायोरिटाइज करती है कंपनी किसी भी केस में, मतलब बैंकरप्सी के केस में। तो यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम आता है उस केस में। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी रहती है। ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि इतना इंटरेस्ट भाई मुझे इस बॉन्ड पे मिलने वाला है। या अगर मान लो मैंने 0 कूपन बॉन्ड भी खरीदा है तो मुझे पता है मैंने सस्ते में खरीदा है और मैच्योरिटी के बाद मुझे इतना पैसा जो है वो मिलने वाला है। सो ट्रांसपेरेंसी रहती है। हमें पता है इसका फिक्स कूपन रेट क्या है, हमें पता है इसकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो मेरे पास मेरे पैसे की पूरी डिटेल है, कितना ग्रो करेगा कितना नहीं करेगा। तो मैं उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए कर सकती हूँ। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहते हैं बॉन्ड्स के। उसके बाद आ जाते हैं लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी होगी तो उसमें कांटे भी होंगे, फूल होता है तो उसमें कांटे भी होते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का रिस्क बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड्स का जो रिश्ता है वो उल्टा है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन फॉलो करता है बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर नीचे है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो बना रहता है बॉन्ड्स के ऊपर। तो बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिनको जो इंटरेस्ट रेट रिस्क से सफ़र करते हैं जब इंटरेस्ट रेट के प्राइस बढ़ते हैं, राइट। तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाता है कई सारे बॉन्ड्स के साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। अगर बात करें तो महंगाई अगर आती है, लेट्स से चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। ये बेसिक चीज़ें सबको पता है। तो ऐसे में इसका सीधा असर बॉन्ड्स पर भी पड़ता है। बॉन्ड्स को भी जो है ना, इसमें जो रियल रिटर्न्स मिलते हैं जो जनरेट होते हैं बॉन्ड्स में, उन पर भी सीधा असर इसका देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो क्रेडिट रिस्क भी इसमें रहता है। क्रेडिट रिस्क यानी कि ये पॉसिबिलिटी कि जो आपका इशूअर है जिसने बॉन्ड को इशू किया है वो आपके पूरे पैसे आपको रिटर्न ना कर पाए, उसके बाद पैसे ही ख़त्म हो जाएं। मान लो उसने बोला है कि 5 साल बाद मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा, 5 साल बाद वो बैंकरप्ट हो गया। तो ऐसे में क्या है, ये डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो बना रहता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि जो बोरोवर है उसे अपना सारा पैसा वापस मिले। तो ऐसे में इस रिस्क को स्पेशली कम करने के लिए मेक श्योर कि आप एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी से ही बॉन्ड जो है
उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लिमिटेड कैपिटल अप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स ये लिमिटेशन है। अगर स्टॉक्स और बाकी के इक्विटीज से या बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया जाए तो लिमिटेड कैपिटल अप्रिसिएशन का स्कोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है बॉन्ड्स में। ठीक है, सेफ होते हैं, थोड़े रिस्क इसमें कम रहता है, लेकिन वहीं फिर कैपिटल अप्रिसिएशन भी इसमें हमें कम देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। सबसे पहला तो है क्रेडिट रेटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिट रेटिंग जो अभी हमने देखा, क्रेडिट रिस्क, उससे बचने के लिए यही हैक है आपका क्रेडिट रेटिंग। आप देखिए, चेक करिए कि क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर बात करें तो इससे यही पता चलता है कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। जो भी इशूअर है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है कि हाँ भाई वो रीपे कर भी पाते हैं उठाए हुए पैसे को कि नहीं कर पाते हैं, तो इससे ये पता चलता है। यहाँ पर अगर हायर क्रेडिट रेटिंग होती है किसी भी कंपनी की या किसी भी इशूअर की, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो डिफ़ॉल्ट रिस्क उसमें कम है, लेकिन फिर उसमें आपको रिटर्न्स भी जो है थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रिस्क हमने पीछे देखा, तो आपको ये भी ज़रूर देखना है, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट भी देखना है कि करेंटली इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या चल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो गिरते हैं, राइट। तो अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट रेट्स भी चेक करें, क्योंकि इससे आपके बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी असर पड़ सकता है। उसके बाद आ जाता है मैच्योरिटी। बहुत सारे लॉन्ग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स भी आते हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स भी आते हैं। लॉन्ग मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको फिर उसमें रिस्क भी रहेगा, क्योंकि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड हो, तो उसमें अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो उससे आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें रिस्क कम मिल जाता है, बट फिर आपको रिटर्न उसमें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड्स में रिटर्न मिलेगा। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से मैच्योरिटी के बेसिस पर भी बॉन्ड्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यील्ड, यानी कि रिटर्न। एक बॉन्ड का यील्ड कैसा है, वो इन्वेस्टर को कितना पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर को कितना यील्ड मिलने वाला है, वो भी आपके लिए, ऑफ कोर्स वो ही आई थिंक सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए तो ज़्यादा यील्ड जो है वो ज़्यादा रिस्क भी डिनोट करता है। सो मेक श्योर कि आप सब चीज़ों को जो है फैक्टर इन करके चलें कि उसका क्रेडिट रिस्क कितना है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है। उसके बाद आप यील्ड को भी साथ में लेके चलें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप रिटर्न पर ध्यान दें, बाकी फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाता है लिक्विडिटी। कुछ बॉन्ड्स भी ज़्यादा लिक्विड होते हैं, कुछ बॉन्ड्स कम लिक्विड होते हैं। लिक्विड यानी कि आप कितनी आसानी से इसे बेच या खरीद सकते हैं। तो कुछ बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, कुछ बॉन्ड्स कम होते हैं। जो कम लिक्विड बॉन्ड्स हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको उनके लिए सेल करना, क्योंकि जो है आपको उसे ज़्यादा टाइम के लिए जो है संभाल के रखना है। उसके बाद आ जाता है टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा कि टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी हैं आपके पास, तो टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे होने वाले हैं, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितना नहीं देना पड़ेगा, वो भी आपको कैलकुलेट करके ही चलना है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ कोर्स जो है आर सब्जेक्ट टू टैक्सेस। तो जिसमें नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि टैक्स नहीं देना है तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स पे टैक्स देना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। रिटर्न कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है, मैच्योरिटी कितनी है, क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है उसकी, और टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बॉन्ड। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, प्रिडिक्टेबल इनकम भी चाहते हैं, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। इंडिया में मल्टीपल टाइप्स के बॉन्ड हैं। हमने तरीके भी देखे, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, आप ETFs के थ्रू, आप ब्रोकर्स के थ्रू, या आप रेगुलर तरीके से भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉन्ड्स के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए, डिटेल में कुछ और अगर आप समझना चाहते हैं बॉन्ड से रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे अगले वीडियो में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.